तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और से नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं अकाजा वर्सेस तानजीरो एंड गियू की पूरी फाइट को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जिसने नहीं देखा पहले जाके उस पार्ट को देख लो ताकि स्टोरी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उस पार्ट में हमने तानजीरो के फादर तानजीरो कमाडो के पास्ट के बारे में थोड़ा जाना था और उस वीडियो के एंड तक तानजीरो ने अकाजा का सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। तो इस वीडियो में मैं उसकी आगे की स्टोरी को कवर करूंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो कीप वॉचिंग। तो भाई जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि अकाजा तानजीरो को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कोई लड़की अकाजा का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि जब तुम रुक जाओ। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे गियू कह रहा था कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है। वो कह रहा था कि अकाजा के साथ हुई फाइट में उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, उसे अब साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, उसे उसके लेफ्ट कान से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और उसके राइट हैंड को अब वो फील नहीं कर पा रहा है। फिर वो बताता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन सिर्फ 10 सेकेंड तक अपनी पूरी ताकत से दौड़ सकता है, उसके बाद भी अगर वो उसी तरह दौड़ता रहा तो सबसे पहले उसकी गति धीमी होगी, फिर उसके तकनीकों की सटीकता, फिर मांसपेशियों के थकान के कारण उसकी बॉडी किसी जंजीर की तरह भारी महसूस होगी। पर एक डीमन को इन सभी बातों का कोई भी चिंता नहीं होता। ये एक फैक्ट है कि मैं पूरी ताकत से इस अपर मून से फाइट कर रहा हूँ। ये एक चमत्कार है क्योंकि मैं अपने ब्रीदिंग फॉर्म का यूज कर सकता हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे सौंपी गई चीजें भविष्य से जुड़ी है और इसलिए मैं अपने फ्रेंड और फैमिली को दोबारा अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगा और इसलिए मैं तानजीरो की रक्षा करूंगा जैसा उसने मेरे लिए किया। फिर हम देखते हैं कि अकाजा फिर से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो लड़की फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिसपे अकाजा उस लड़की को कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। जिसपे वो लड़की कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि जब हम आफ्टर लाइफ में जाए। जिसपे अकाजा कहता है कि उन्हें इन्हें मारना होगा। जिसपे वो लड़की पूछती है कि तुम्हें इन्हें क्यों मारना है। जिसपे अकाजा कहता है कि मैं इन्हें मारकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है। जिसपे अकाजा कहता है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगा तो अपने डैड के लिए मेडिसिन घर पे नहीं ले जा पाऊंगा। और अब हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर की सबसे ज्यादा सैडेस्ट स्टोरी को, जहाँ पे हमें पता चलता है कि अकाजा का पहले नाम हाकुजी था। हम देखते हैं छोटे हाकुजी को, जिसको गांव वाले मार रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया था और वो लोग उसके बॉडी पे टैटू भी बना देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये इंसान तो एक चोर है, इससे दूर रहो। फिर हाकुजी को पीटने के बाद उसे गाँव के मुखिया के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हाकुजी की उम्र अभी सिर्फ 11 साल की है। वो मुखिया ये देख करके हैरान था कि इतना मार खाने के बाद भी यह बच्चा हंस कैसा रहा है। इवन किसी लार्ज साइज मैन को भी इतना पीटा जाए तो वो भी दया की भीख मांगेगा, लेकिन ये बच्चा तो उल्टा हंस रहा है। इसलिए वो मुखिया हाकुजी को एक डीमन चाइल्ड घोषित कर देता है, जिसके बाद गांव के लोग उसे छोड़ देते हैं और फिर हाकुजी दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन रास्ते में ही एक बूढ़ा व्यक्ति हाकुजी को रोकता है और उसे बताता है कि जब उसके डैड को पता चला कि तुमने चोरी करी है सिर्फ और सिर्फ उसके बीमार डैड को खिलाने के लिए, तो उन्हें इतना ज्यादा बुरा लगा और इतनी ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये सुनते ही हाकुजी पूरी तरीके से हिल जाता है और कहता है कि क्या वो मर गए। जिसके बाद वो अपने डैड का अंतिम संस्कार करता है और उनके द्वारा छोड़ी गई लेटर को वो पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो बस एक बोझ थे हाकुजी के ऊपर, वो कभी नहीं देख सकते अपने बेटे को चोरी करते हुए, इसलिए वो उसके सर से थोड़ा बोझ कम कर रहे हैं। फिर वो हाकुजी से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऑनेस्ट लाइफ जियो, जिसमें तुम्हें कोई भी गलत काम करना ना पड़े। इस लेटर को पढ़कर वो पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने डैड के ग्रेव को पकड़ के कहता है कि अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसे बता सकते थे, लेकिन सुसाइड तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। उसने उस दिन जितनी मार खाई थी वो उससे भी ज्यादा मार खा सकता था उसके डैड के लिए, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो उन्हें खुश नहीं कर पाया। जिसके बाद उसे इंसानों की बनाई इस सोसाइटी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर हाकुजी उस गाँव को छोड़ देता है और किसी और गाँव में आ जाता है, लेकिन वहाँ भी उसकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और हाकुजी उन सभी को मारते हुए कह रहा था कि आज मैं तुम्हारी माँ बहन एक कर दूंगा। वो कहता है कि हम क्यों ऐसी बकवास की जगह पर रहते हैं, आखिर क्यों मेरे डैड को मारना पड़ा, वो मेरे लिए कोई बोझ नहीं थे तो क्यों उन्होंने माफी मांगी। मेरे डैड ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, मुझे चोरी की सजा मिली, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं हुई। वो मुझे कोड़े मार सकते हैं, मेरी हड्डियों को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ डैड, भले ही वो सैकड़ों साल तक चले। फिर हम देखते हैं एक पुराना सीन जब हाकुजी को चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे मारा जा रहा था और जो हाकुजी को मार रहा होता है वो हाकुजी से कहता है कि पश्चाताप करो और एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो। जिस पे हाकुजी कहता है बुढ़े चुप रहे और अपनी इस गंदी मुंह को बंद कर, दवा महंगी है और मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे डैड की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और उनकी पीठ की टूटी हुई हड्डी कमजोर होती जा रही है। मैं उनके देखभाल और भी करना चाहता था, मुझे यकीन था कि वो जरूर ठीक हो जाते, पर आपने फांसी क्यों लगाई, मैं आपके लिए मर भी सकता था डैड। और ये सारी बातों को प्रेजेंट टाइम में हाकुजी कई लोगों को मारते हुए बोल रहा था और हाकुजी ने उन सभी का मार मार के
कुत्ता बना दिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है दैट वाज इम्प्रेसिव। मुझे यहाँ पे बुलाया गया था क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे सभी को मारने वाले थे, पर मैं जो देख रहा हूँ मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है कि 7 जवान लोगों को तुमने बेयरली मुक्कों से हरा दिया है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में कि अकाजा इन सभी मेमोरीज को देख रहा होता है और कहता है कि क्या यह मेरी मेमोरी है। फिर हम देखते हैं दोबारा से वही पास्ट का सीन जहाँ पे वो मार्शल आर्टिस्ट हाकुजी को उसका डोजो ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिसपे हाकुजी उसका ऑफर मना करते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद कर ले बुढ़े, वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। जिसपे वो मार्शल आर्टिस्ट कहता है कि तुम्हारा टैटू बता रहा है कि तुम एक क्रिमिनल हो जिसे उसके गाँव से निकाल दिया गया है, इसलिए तुम यहाँ पे आए हो। जिसपे हाकुजी कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसपे वो मार्शल आर्टिस्ट हाकुजी को शांत करते हुए कहता है कि मुझे पता है, पर पहले तुम यहाँ पे आओ बिगड़े हुए लड़के। जिसपे हाकुजी उस पे हमला कर देता है, लेकिन वो मार्शल आर्टिस्ट बड़े आसानी से उसे पीट देता है, जिस कारण हाकुजी बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो मार्शल आर्टिस्ट और हाकुजी एक साथ चल रहे होते हैं। जिसपे वो मार्शल आर्टिस्ट कहता है कि मानना तो पड़ेगा कि तुम स्ट्रॉन्ग तो हो, क्योंकि इतना पिटने के बाद भी तुम इतनी जल्दी उठ गए। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि उनका नाम केजो है और वो एक डोजो चलाते हैं जहाँ पे वो मार्शल आर्ट सिखाते हैं। हालांकि उसके यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए वो कुछ छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाते हैं। फिर वो हाकुजी को ऑफर करते हैं कि वो उसके साथ डोजो में रह सकता है, लेकिन उनकी एक बीमार बेटी है जिसका देखभाल हाकुजी को ही करना पड़ेगा। और मास्टर केजू बताते हैं कि उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो अपनी बीमार बेटी का ख्याल नहीं रख पा रही थी। और वो कहते हैं कि उनकी बेटी इतनी ज्यादा कमजोर है कि कभी भी उसकी हालत सीरियस हो जाती है। और फिर वो उस दिन पहली बार मिलता है कायोकी से, जो कि बेड पे लेटी हुई थी ऑब्वियसली क्योंकि वो बीमार थी। और उस लड़की को देखकर हाकुजी को अपने फादर की याद आ जाती है जो कि अक्सर बीमार रहते थे। जिसके बाद केजू अपनी बेटी से कहते हैं कि आज तुम बेहतर दिख रही हो सुबह से, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो। और कुछ बातों करने के बाद मास्टर केजू कुछ काम से बाहर चले जाते हैं और उनके बाहर जाते ही कुछ देर के लिए वहाँ पे सन्नाटा सा छा जाता है। और उस सन्नाटा को तोड़ते हुए कायोकी हाकुजी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिसपे अकाजा जिसे ये सारी बातें याद आ रही होती है, वो कहता है कि मेरी लाइफ एक बोरिंग और बेकार लाइफ के अलावा कुछ भी नहीं थी। अकाजा फिर सोचता है कि क्यों बीमार लोग हर चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं और हमेशा गिल्टी रहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उसके डैड भी करते थे और अब कायोकी भी ऐसा ही करती थी। क्योंकि कई बार हाकुजी को उसके ट्रेनिंग के टाइम पर कायोकी की केयर भी करनी पड़ती थी। कायोकी की बॉडी हमेशा से कमजोर थी, जिस वजह से उसे कोई न कोई चाहिए होता था जो कि उसकी देखभाल कर सके। पर हाकुजी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि शुरू से ही वो अपने डैड की भी देखभाल किया करता था और उसे इन सभी बातों की आदत थी। और क्योंकि उसने कभी नॉर्मल बचपन जिया ही नहीं, तो उसका कभी भी मन नहीं करता था कि वो कभी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाए, इसलिए वो पूरा टाइम ट्रेनिंग करता या फिर कायोकी की देखभाल करता था। फिर एक दिन कायोकी हाकुजी से कहती है कि आज रात फायरवर्क होने वाला है और लोग कहते हैं कि ब्रिज से फायरवर्क का शो अच्छा दिखता है। और क्योंकि कायोकी अपने बीमारी के कारण आज तक वहाँ पे नहीं जा सके, इसलिए उसका हमेशा से सपना था कि वो मरने से पहले वो फायरवर्क देख सके। जिसपे हाकुजी कहता है कि अगर वो आज इस शो को नहीं देख पाई तो उसे पूरा भरोसा है कि अगले साल या उसके भी अगले साल कायोकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और वो दोनों साथ में जाके उस शो को देखेंगे। और ये सुनते ही कायोकी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन हाकुजी को समझ नहीं आता कि वो क्यों रो रही है। जिसपे वो सोचता है कि शायद उसके डिप्रेस नेचर की वजह से हो। फिर एक दिन मास्टर केजू और हाकुजी कुएं से पानी पी रहे थे और तभी मास्टर केजू हाकुजी से कहते हैं कि उन्होंने कभी एक बूढ़े इंसान की मदद की थी और अपनी फाइटिंग स्टाइल की मदद से उन्होंने उसे चोरों से बचा लिया था, जिस वजह से उस बूढ़े इंसान ने खुश होकर उन्हें ये जमीन दे दी थी, जिसपे बाद में उन्होंने इस डोजो की शुरुआत की थी। और जैसे ही ये बात पास ही के किंजुत्सु डोजो को पता चली तो उस डोजो के सारे बच्चे और मास्टर ने उनकी बुराई करनी शुरू कर दी और गाँव में उनकी इमेज इतनी ज्यादा खराब कर दी कि अब उनके यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं आता। और हाकुजी इन सभी बातों को पानी पीते हुए बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था। फिर समय के बीतने के साथ साथ हाकुजी मास्टर केजू के फैमिली का एक मेंबर बन जाता है। फिर हम देखते हैं 3 साल बाद का सीन जहाँ पे हाकुजी कह रहा था कि अब मैं 18 साल का हो चुका हूँ और कायोकी 16 साल की, और अब कायोकी की हालत भी पहले से ज्यादा ठीक हो चुकी है। फिर जब एक दिन हाकुजी अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर रहा था, तभी उसे मास्टर केजू अपने रूम में बुलाते हैं और बड़े ही कैजुअल तरीके से कह देते हैं कि क्या उनके बाद वो इस डोजो को संभाल सकता है और साथ ही साथ क्या वो उनकी बेटी से भी शादी कर सकता है। और इन बातों से कायोकी और हाकुजी दोनों ही नर्वस हो जाते हैं। फिर हाकुजी को उसके फादर की बात याद आती है कि उन्होंने सुसाइड नोट में यही लिखा था कि हाकुजी एक नॉर्मल लाइफ जिए, और शायद यहीं से हाकुजी की एक नॉर्मल लाइफ की शुरुआत होने वाली थी। और इस पॉइंट पे हाकुजी सोचता है कि अब उसे बस 2 लोगों को ही अपने लाइफ में प्रोटेक्ट करना है, भले ही इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। जिसके बाद वो अपने फादर के ग्रेव पे जाता है उन्हें ये गुड न्यूज देने
लेने के लिए और वो शाम को डोजो की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे कोई रास्ते में फिर से रोकता है और कहता है कि पास ही के किंजुत्सु डोजो वाले ने तुम्हारे डोजो के कुएं में पॉइजन मिला दिया था, जिस वजह से मास्टर केजू और कायुकी दोनों ही मारे जा चुके हैं। फिर कायुकी और मास्टर केजू की बॉडी को देखकर हाकोजी सोचता है कि कभी भी वो अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। फिर उसे याद आता है कि कैसे वो इसी साल कायुकी के साथ ब्रिज पे फायरवर्क देखने गया था, जहाँ पे कायुकी उसे याद दिलाती है कि जब वो दोनों बच्चे थे तब कायुकी ने हाकोजी को बताया था फायरवर्क देखने के अपनी इच्छा के बारे में। तब हाकोजी ने उससे कहा था कि इस साल हम नहीं भी देख पाए तब भी अगले साल हम देखेंगे। और ये एक छोटी सी बात कायुकी के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल बात थी, क्योंकि डॉक्टर को भी नहीं पता था कि अब वो और कितने दिन तक जिंदा रह पाएगी और उसका ख्याल रखना इतना ज्यादा मुश्किल था, जिस वजह से उसकी माँ ने भी सुसाइड कमिट कर लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाकोजी को कायुकी पे पूरा भरोसा था और हाकोजी उससे हमेशा नॉर्मल इंसानों की तरह ही बातें किया करता था, न कि एक बीमार इंसान की तरह। और उसी दिन ब्रिज पे कायुकी ने हाकोजी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, जिसपे हाकोजी तुरंत ही हाँ कह देता है और कहता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल बनेगा और कायुकी को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब अब मास्टर केजू और कायुकी दोनों ही मारे जा चुके हैं तो उसका वादा किसी भी काम का नहीं रह गया। फिर हमें एक ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, जो कि उस गांव के सिर्फ मजिस्ट्रेट ऑफिस में रिकॉर्ड है और हर जगह से उस इंसिडेंट को मिटा दिया गया है। हाकोजी नाम का एक 18 साल का बंदा किंजुत्सु डोजो में घुसता है और उस डोजो के अंदर ट्रेनिंग कर रहे 67 लोगों को सिर्फ अपने हाथों से ब्रूटली मार देता है। वो मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो हाकोजी नाम का बंदा जो कि सिर्फ 18 साल का था, वो अपने हाथों से ही लोगों की पसलियां तोड़ रहा था और लोगों के सरों को फोड़ रहा था। बाद में जब उस डोजो में इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो पूरा डोजो अलग अलग टुकड़ों में टूटे हुए बॉडी पार्ट से भरा हुआ था और ये इंसिडेंट इतना ज्यादा ब्रूटल था कि बाद में गांव के लोगों ने इस इंसिडेंट को एक झूठी कहानी ठहरा दिया। डोजो में प्रेजेंट सभी लोगों को मारने के बाद हाकोजी जो कि रास्ते में खून से लथपथ अपने होश को खोया हुआ चल रहा था और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो मिलता है मूजान किबुत्सुजी से और इवन मूजान भी ये सुनकर हैरान था कि एक इंसान ने 67 लोगों को मार दिया, वो भी अपने हाथों से। वो सोचता है कि मैंने किसी डीमन को तो नहीं भेजा था इंसानों को मारने के लिए, तो फिर ये काम किसने किया। फिर हम देखते हैं हाकोजी और मूजान एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जिसपे हाकोजी कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। पर मूजान हटने की बजाय हाकोजी के सामने आ खड़ा होता है, जिसपे हाकोजी मूजान पे अटैक कर देता है। लेकिन हाकोजी के अटैक लगने से पहले ही मूजान अपने हाथ को उसके सर से आर पार कर देता है और कहता है कि तुम एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंसान हो, इतने ज्यादा कि तुम एक अपर मून भी बन सकते हो, क्या तुम डीमन बनना पसंद करोगे। जिसपे हाकोजी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हाकोजी कहता है कि मैं एक डीमन बन गया और मैंने अपनी सारी मेमोरीज को खो दिया। हालांकि ऐसा एक भी चीज नहीं बची थी जिसे मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं किसी ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता था जहां मैं अपने परिवार को खो दूं। लेकिन सालों साल तक मैं बेवजह में लोगों को मारता रहा। फिर एंड में वो कहता है कि उसकी कहानी एक बोरिंग एंड पैथेटिक थी। फिर अकाजा सोचता है कि मरने के बाद मैं उन तीनों के साथ उस जगह नहीं जा सकता। मुझे मेरे अतीत याद दिलाने के लिए तुमने अच्छा काम किया। फिर वो कहता है कि ह्यूमन सॉफ्ट, ब्रिटल एंड वीक होते हैं, वे जल्दी मर जाते हैं, दे ब्रेक, दे डिसअपीयर इनटू नथिंगनेस। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि तानजीरो को होश आ जाता है और वो ये देख करके हैरान था कि अकाजा अभी भी नहीं मरा है। इनफैक्ट अब तो उसने अपने आधे सर को भी रीजनरेट कर लिया है और तभी तानजीरो अकाजा पे अटैक कर देता है। लेकिन इस पॉइंट तक वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि उसके हाथ से वो तलवार छूट जाता है, जिस वजह से वो अकाजा को एक पंच मार देता है। पर अकाजा को इस पंच से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और तानजीरो के पंच को खाकर उसे मास्टर केजू के पंच की याद आ जाती है और तभी उसे याद आता है कि उसे वीक लोगों से इतनी ज्यादा चिढ़ क्यों थी। वो वीक लोगों से चिढ़ता था क्योंकि वो पीठ पीछे बुराई करते हैं, दूसरों के कुओं में पॉइजन मिलाते हैं और कभी भी फेस टू फेस फाइट नहीं करते। लेकिन अकाजा ने उसके मास्टर के फाइटिंग स्टाइल को एक हथियार बना लिया था गलत काम करने के लिए और उसने कभी भी उसके मास्टर के फाइटिंग स्टाइल और उसके फादर की आखिरी वर्ड दोनों का कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करा और डीमन बनकर लोगों को सिर्फ मारा। फिर अकाजा डिसाइड कर लेता है कि अब वक्त आ चुका है जब मैं सही डिसीजन लूं कि मुझे अब किसे मारना है। फिर हम देखते हैं कि तानजीरो घबरा रहा था और ये सोच रहा था कि मेरे तलवार मेरे हाथ से छूट चुका है और मैं अपनी मुक्को से अकाजा को नहीं रोक सकता। वो कहता है कि अकाजा रेनगोकू-सान के खिलाफ इस्तेमाल की हुई डिस्ट्रक्टिव स्टाइल का यूज करने वाला है। गियो-सान भी उसके हमले के सीमा में आ जाएंगे, जिसपे गियो तानजीरो को उसकी चिंता न करने को कहता है। पर फिर भी तानजीरो गियो-सान को बचाने के लिए
उसको लेकर दूर जाने लगता है, लेकिन तभी तानजीरो अकाजा को स्माइल करते हुए देखता है और तभी अकाजा खुद पे ही वो ब्लड डिमन आर्ट का यूज कर लेता है और खुद को ही बुरी तरीके से डैमेज कर लेता है, जो देखकर तानजीरो और गियो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। लेकिन तानजीरो की सेंस ऑफ स्मेलिंग इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे है, उसे पता चल जाता है कि अकाजा काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा रिलीफ था। पर अकाजा की बॉडी के अंदर मुजान का इतना ज्यादा ब्लड है जिस वजह से उसकी बॉडी खुद व खुद रीजनरेट होने लगती है, जिस पे वो पूरी कोशिश करता है ताकि उसकी बॉडी रीजनरेट ना हो। वो खुद को समझाता है कि वो इस फाइट को हार चुका है, उन दोनों ने फेयरली मुझे हराया है और अकाजा उन लोगों में से नहीं था जो हार मानने की जगह पीछे से हमला करते हैं। फिर अकाजा की स्पिरिट उसके डैड से मिलती है, जहाँ पे वो उनसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पे वो कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है अकाजा, और उसके डैड उसका शुक्रिया भी करते हैं। फिर अकाजा सर झुकाकर अपने डैड से माफी मांगता है जो भी उसने डीमन बन के अभी तक किया उसके लिए। लेकिन तभी उसके सर में मास्टर केजू अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं कि भले ही किसी ने कुछ भी किया हो, उसके पास मौका होता है उसे सुधारने का और हम तुम्हारे साथ है। और जैसे ही वो अपने मास्टर की बात पे खुश होता है तो तभी मुजान की बोसूजी उसका सर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम अब ताकतवर नहीं बनना चाहते हो, क्या तुम अब हार मान रहे हो अकाजा? जिस पे अकाजा कहता है कि हाँ मैं हार नहीं मान सकता, मुझे ताकतवर बनना ही होगा। क्या हुआ अगर मेरा गर्दन ही कट गया हो तो मुझे अब हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं इन सब को खत्म कर दूंगा, मैं ताकतवर बनूंगा और अपने प्रॉमिस को निभाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पे कायोकी की स्पिरिट आ जाती है और कहती है कि अब समय आ चुका है आफ्टर लाइफ में जाने का, तो अब वो इन सारी चीजों को रोक सकता है। पर भले ही मुजान अकाजा की बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इन दी एंड हाकुजी की विल पावर अपने लव्ड वंस के कारण जीत जाती है और वो दोबारा से अकाजा से हाकुजी में बदल जाता है और रोते हुए कायोकी से गले मिलता है और माफी मांगता है कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, वो मास्टर केजू और कायोकी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन कायोकी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो हाकुजी से कहती है कि इतने लंबे टाइम बाद वो अब आफ्टर लाइफ में जा सकते हैं और ये कहते हैं रियल वर्ल्ड में अकाजा की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है और अकाजा के साथ कायोकी भी हेल में चली जाती है और इसी के साथ ये फाइट खत्म होती है। और भाई क्या अब भी तुम्हें लगता है क्या अकाजा सच में एक विलन था? कमेंट में जरूर बताना। फिर तानजीरो कहता है कि हमें जल्दी ही लेडी तमायो के पास जाना चाहिए और ये कहते ही वो दोबारा से बेहोश हो जाता है और गियो भी अपने तलवार पे सर रख कर बेहोश हो जाता है और फिर क्रो ये सभी डीमन स्लेयर को बता देता है कि अपर मून 3 मारा जा चुका है और तानजीरो और गियो जिन्होंने उसे मारा है वो दोनों अभी बेहोश है। फिर हम इन्फिनिटी कैसल में कहीं पे देखते हैं अपर मून फर्स्ट कोकोशिबो को, जो कि अब अकाजा के प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहा था और जब उसे पता चलता है कि अकाजा अब मारा जा चुका है तो वो गुस्से में आकर अपने आसपास के पिलर को काट देता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मारे जाओगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपर मून टू डोमा को, जिसने अभी अभी शिनोबु को खा लिया है। डोमा सोचता है कि लॉर्ड अकाजा एक बहुत ही अच्छा डीमन था, लेकिन वो कभी भी उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, शायद इसीलिए क्योंकि वो कभी भी वुमेन को नहीं मारता था और लड़कियों को खाना तो उसके उसूलों के खिलाफ था। लेकिन डोमा के हिसाब से लड़की की बॉडी में ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं एज कम्पेयर टू मैन। लेकिन डोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकाजा जिंदा है या मारा जा चुका है। वो अपने सामने खड़ी लड़की का नाम पूछता है और वो लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम स्यूरी कनाओ है और वो कहती है कि मैं शिनोबु कोचो की छोटी बहन हूँ। और हम देख पा रहे होते हैं कि कनाओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है इस वक्त पे। ऑब्वियस सी बात है यार, क्योंकि वो एक अपर मून 2 से फाइट कर रही है और वो अभी तक एक हासिरा भी नहीं बनी है। और इसी पैनल के साथ ये वीडियो खत्म होती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी याद कर देना और इस वीडियो पे एक कमेंट और एक लाइक भी कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सायोनारा।